वेलकम यंग लर्नर्स टू दिस पार्ट ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस किया था। एक बार क्विक रिकॉल ले लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। वैल्यू एडेड मेथड में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं GVAMP, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो फिर आपको इन कंपोनेंट्स को लेने की जरूरत नहीं है। बट यदि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, इन दैट केस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स भी गिवन नहीं है तो इट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। द डोमेस्टिक सेल्स आर द सेल्स टू हाउसहोल्ड प्लस द सेल्स टू अदर फर्म्स एंड सेल्स टू गवर्नमेंट, यानी कि हाउस होल्ड को की गई सेल्स, गवर्नमेंट को की गई सेल्स और अदर फर्म्स को की गई सेल्स का सम टोटल डोमेस्टिक सेल होगा। यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है, यदि डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो इसका मतलब है ये सभी कंपोनेंट्स ऑलरेडी एडेड है। लेकिन यदि डोमेस्टिक सेल्स नहीं गिवन है तो हमें इन सबको ऐड करना है और डोमेस्टिक सेल्स को कैलकुलेट करना है। देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स विल बी एडेड। सिमिलरली इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको ऑलरेडी गिवन है तो हमें वो वैल्यू एज इट इज लेनी है। बट इफ द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट गिवन, इन दैट केस डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स विल बी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी कि डोमेस्टिक परचेज का मतलब क्या हुआ, अपनी कंट्री में किए गए परचेजेस। इंपोर्ट्स बाहर से किए गए परचेजेस को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब जो वो डोमेस्टिक परचेज है इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक परचेज या कुछ फर्म से की गई परचेज। सपोजिंगली आपको 3 फर्म्स दे रखी है, फर्म A, फर्म B, फर्म C। तो जो भी उनसे टोटल परचेजेस होगी उसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सो एज टू गेट दी डोमेस्टिक परचेज। जैसे ही आपके पास GVAMP आ जाएगा आप इजीली नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, NNPFC को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। सो इस क्वेश्चन में इफ यू सी दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, NVAFC, net value added at factor cost from the following data and the data is given to you। तो सबसे पहले अब हमें कैलकुलेट करना होगा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेसिक जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड का वो है GVAMP। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे GVAMP। GVAMP is equal to value of output माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब पहले हम देखेंगे क्या हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है। देन वी विल बी डूइंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू, सो GVAMP विल बी इक्वल्स टू नाउ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम देखेंगे क्या हमें सेल्स गिवन है। सेल्स इज गिवन टू अस 800। हमें जो सेल्स गिवन है वो कितने की गिवन है, 800 की गिवन है। अब देखेंगे एक ध्यान देने के लिए, हमें एक्सपोर्ट्स भी गिवन है लेकिन हम एक्सपोर्ट्स को तब ऐड करते जब सेल्स ना देकर डोमेस्टिक सेल्स गिवन होता। यदि आपको सेल्स गिवन है तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है, सो वी विल बी टेकिंग ओनली सेल्स। देन चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है, 20, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50। तो चेंज इन स्टॉक इज 20 माइनस 50। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस
ओपनिंग स्टॉक, तो इट इज 20 माइनस 50. देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कैन यू सी, इंटरमीडिएट परचेजेस आपको 500 की दी हुई है. सो इंटरमीडिएट परचेजेस आर गिवन दैट ऑफ 500. अब इसमें भी हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट परचेजेस के अलावा हमें दो परचेजेस और गिवन है. परचेज ऑफ मशीन्स, क्या हम इसे इंक्लूड करेंगे? हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज द परचेज ऑफ मशीन इज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट, और हम इन्वेस्टमेंट को इंटरमीडिएट परचेजेस नहीं मानते. ठीक है, फिर आपके पास आता है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. क्या इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट परचेजेस में लेंगे? इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू ऑलरेडी इंटरमीडिएट परचेजेस में एडेड है. यदि यहाँ पर डोमेस्टिक परचेज होता तो हम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करते और फिर हम टोटल इंटरमीडिएट परचेजेस निकालते, लेकिन क्योंकि हमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट परचेजेस गिवन है, इसका मतलब है कि इंपोर्ट्स की वैल्यू उसके अंदर ऑलरेडी ऐड है. तो इट इज 800 प्लस 20 minus 50 minus 500 will be the gross value added at market price. यहाँ से आपके पास आएगा gross value added at market price which will be 270 lakhs. जैसा मैंने कहा था कि हम एंड में इसकी यूनिट्स को लिखेंगे. The units will be written in and. देन आपके पास, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. ग्रॉस वैल्यू निकल चुकी है. ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना, क्या डिडक्ट करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन. तो फॉर्मूला लिखते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास अब एग्रीगेट है GVAMP. ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं. फिर हम देखेंगे वैल्यू एडेड हमारे पास है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देंगे. तो हमें ये ध्यान रखना है, ये तीन चीज़ें हमारे लिए बार बार यूजफुल है. सो ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपके पास आता है 270. दिस इज 270. यहाँ से माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आप देख रहे हैं 30 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्या हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है? नहीं गिवन है. तो बेसिकली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. यदि आपको क्वेश्चन में इनमें से कुछ गिवन नहीं है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो जीरो है. तो अब हम देखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू को कैलकुलेट. वो किस तरीके से करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीरो एज्यूम करेंगे. 0 माइनस 40 विल रिजल्ट इनटू माइनस 40. तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी सब्सिडीज की. तो माइनस माइनस 40. इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे NVAFC. जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 280 lakhs. सो हमें यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि सेल्स यदि ऑलरेडी गिवन है तो एक्सपोर्ट्स को प्लस नहीं करना है. सिमिलरली यदि इंटरमीडिएट परचेजेस आपको गिवन है तो हमें इंपोर्ट्स को नहीं लेना है क्योंकि वो वैल्यू उसमें ऑलरेडी एडेड है. प्लस एक चीज़ और हमें यहाँ ध्यान रखनी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होते हैं. लेकिन यदि इनमें से कोई भी कंपोनेंट हमें गिवन नहीं है हम उसे जीरो एज्यूम करते हुए वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
आपको आइटम्स गिवन है एंड द रुपीज इन करोड्स इज गिवन। आपको कैलकुलेट करना है NVAFC, दैट इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आपको कुछ आइटम्स गिवन है, जब हमें वैल्यू एडेड दिया हुआ है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, वैल्यू एडेड मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड के लिए हम निकालेंगे GVAMP विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम देखेंगे, बेसिकली हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, तो अगेन GVAMP इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आपको सेल्स गिवन है कितनी, 200। चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली गिवन है, चेंज इन स्टॉक इज गिवन टू यू 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको गिवन है 90 का, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 120 करोड़, 120 करोड़। सो दिस विल बी द वैल्यू दैट विल बी गेटिंग फॉर GVAMP। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सो NVAFC इज इक्वल टू GVAMP। अब यदि हमें ग्रॉस से नेट का कैलकुलेशन करना है, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस इज गिवन, factor cost is to be calculated minus net indirect taxes. So GVAMP आपके पास कैलकुलेट होकर आया है 120 माइनस डेप्रीसिएशन। हम देखेंगे क्या यहाँ हमें डेप्रीसिएशन की वैल्यू गिवन है, हमें दिया हुआ है परचेज ऑफ मशीन, सेल्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, चेंज इन स्टॉक, एक्साइज ड्यूटी। क्या हमें वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन गिवन है? हमें वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन यहाँ पर गिवन नहीं है, तो द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन ईयर विल बी 0। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब देखेंगे हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ही केवल गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला आपके पास आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर 12, सब्सिडीज आपको गिवन नहीं है, तो ये आपके पास हो जाएगा केवल 12। तो 120 माइनस 0 माइनस 12, तो यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा, मैंने कहा था कि यदि आपके पास कोई एक गिवन नहीं है तो आप दूसरे को उसको 0 अज्यूम कर सकते हैं। तो 120 माइनस 12 इज 108 करोड़ रुपीज। सो दिस बिकम्स द NVAFC। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट GVAMP। ये जो क्वेश्चन है ये CBSE दिल्ली 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड दैट वी हैव पिक्ड। So items are given to you, rupees in given to you, and then calculate GVAMP. We know GVAMP का फॉर्मूला होता है हमारे पास, that is value of output minus intermediate consumption. अब value of output बेसिकली हमारे पास गिवन नहीं है, तो अगेन it is GVAMP is equals to sales plus change in stock. Sales plus change in stock is equal to value of output minus intermediate consumption. Minus intermediate consumption. So अब हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे। सेल्स आपको गिवन है। अब देखेंगे यहाँ हमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में हमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन है। जब मैंने कहा था कि डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो हमें टोटल सेल्स के लिए उसमें एक्सपोर्ट्स को ऐड करना होगा। तो सेल्स हियर विल बी, सपोजिंगली एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स।
सो डोमेस्टिक सेल्स आपको गिवन है 200 की, एक्सपोर्ट्स आपको गिवन है 10 के, तो ये आपके पास आ जाता है 210। तो टोटल सेल्स यहाँ पर आ जाती है 210 की। तो टोटल सेल्स ईयर इज 210 प्लस चेंज इन स्टॉक, द नेट चेंज इन स्टॉक इज गिवन -10। तो हमें जो चेंज इन स्टॉक गिवन है वो कितना दिया हुआ है, -10। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, intermediate consumption is single use producer good. Single use producer goods are those goods which are consumed in the सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन में खत्म हो जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी या पावर। तो इसीलिए सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विल बी रॉ मटेरियल एंड दिस विल बी द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और हम इसे क्या लेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेंगे। तो इट इज -120। तो ये आपके पास आ जाता है 80 लाख। So this is rupees 80 lakhs will be the value of gross value added at market price. So sales का अब हम यहाँ ध्यान रख रहे हैं बस कि डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट्स को ऐड करने पर हमारे पास टोटल सेल्स कैलकुलेट हो जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए पिक किया है दैट इज समहाउ एन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। दैट इज वाई आई पिक दिस क्वेश्चन फॉर यू। आपको एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज CBSE दिल्ली 2016 का ये क्वेश्चन है। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विथ लाइफ स्पेन ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि मशीनें जिनकी जो लाइफ स्पेन है, टाइम पीरियड है, वो कितने साल का है, 10 साल का है, 10 ईयर्स का है। इसकी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, दैट आई विल टेल यू। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर रॉ मटीरियल। ये क्या होते हैं, रॉ मटीरियल होते हैं। देन अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स आपको गिवन है। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज चेंज इन स्टॉक। अनसोल्ड आउटपुट का मतलब है आपको क्या गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, किसी भी तरीके के टैक्सेस जिन्हें प्रोडक्शन पे लगाया जाता है, द टैक्सेस दैट आर लिवीड ऑन प्रोडक्शन आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये कौन से टैक्सेस होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए हैं। अब सबसे पहले हमें NVA कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, GVAMP। द GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस intermediate consumption. The value of output generally is not given to us, so it is equal to sales plus change in stock minus intermediate consumption. अब आपको सेल्स कितनी गिवन है, 20 की। Change in stock is of ₹2 and intermediate consumption सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ वैल्यू ₹5। तो यहां से आपके पास आ जाता है ₹17 lakhs। लेकिन हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है NVAFC। तो NVAFC इज इक्वल टू GVAMP, ग्रॉस से नेट का कैलकुलेशन। ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज 17। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें डेप्रिसिएशन था भी नहीं और कैलकुलेट भी नहीं होता, पर इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होगा। तो डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, द डेप्रिसिएशन हियर विल बी इक्वल टू, वर्किंग नोट में ले लेंगे हम, डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड
डिवाइडेड बाय द टाइम स्पैन या लाइफ स्पैन ऑफ ड्यूरेबल गुड। चिल्ड्रन, ये जो है दिस इज द सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दैट वी डू इन अकाउंटेंसी। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसका मतलब है कि मशीन की वैल्यू को उसके टाइम पीरियड से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है दैट वैल्यू इज ऑफ डेप्रिसिएशन विच ईच ईयर इज केप्ट एज डेप्रिसिएशन। हर साल वही डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास आ रहा है वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड इज गिवन टू यू 10 lakhs एंड द लाइफ स्पैन इज 10 years। यानी कि ये आपके पास आ गई जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1 lakh की आ जाएगी। सो द डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर विल बी 1 lakh। डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर चार्जेस। सो डेप्रिसिएशन इज 1 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आप देखेंगे कि आपको सब्सिडीज गिवन नहीं है, तो सब्सिडीज गिवन नहीं है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। 1 माइनस 0 विल रिजल्ट इनटू 1। ये कितना आएगा? 1 आएगा। तो दिस इज 1। सो दिस रिजल्ट्स इनटू ₹15 lakhs। तो यहाँ जो हमने नई चीज सीखी वो 3। The first, if the time span of the durable good is given, then the depreciation is calculated as value of durable good divided by the lifespan of the durable goods. दूसरा, taxes on production, जो taxes production पर हैं वही taxes indirect taxes हैं। and unsold stock during the year is nothing but change in stock। आप इसका एक screenshot ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो अगेन अपने आप में एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आउटपुट सोल्ड इज गिवन टू यू, प्राइस पर यूनिट इज गिवन टू यू। मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में यदि सेल्स आपको गिवन नहीं है तो वो आपको 2 तरीके से गिवन हो सकती है, डोमेस्टिक सेल्स एंड द एक्सपोर्ट्स, या प्राइस एंड द क्वांटिटी इज गिवन। तो इस केस में आप देखेंगे आपको आउटपुट सोल्ड गिवन है। आउटपुट सोल्ड का मतलब है आपको क्वांटिटी गिवन है, प्राइस पर यूनिट गिवन है तो यानी कि पी गिवन है। तो GVA-MP का हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला फॉर GVA-MP इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यदि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है। और यदि वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो GVA-MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो हम डायरेक्टली चाहें तो फॉर्मूला ये लिख सकते हैं। तो सेल्स अब आपके पास नहीं है तो सबसे पहले इन वर्किंग नोट आप क्या करेंगे? सेल्स को कैलकुलेट करेंगे। सेल्स का वर्किंग नोट, सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। द प्राइस इज गिवन टू यू 15, द आउटपुट सोल्ड इज गिवन टू यू 700। तो ये जो आपके पास आएगा ये आएगा 10500 रुपीज। तो इसका मतलब है सेल्स आपके पास कितनी हो गई? 10500। अब चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक आपको कितने दिए हुए हैं? -100। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन टू यू 6200। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आता है 3500 रुपीज़। क्योंकि ऊपर कोई यूनिट नहीं दी हुई तो हम सिर्फ रुपीज़ लिख देंगे। कैलकुलेट हमें करना है NVA-MP। NVA-MP, GVA-MP अब हमारे पास है। ग्रॉस से नेट का कैलकुलेशन करना है, बाकी तो हमारे पास ऑलरेडी है। ग्रॉस से नेट की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रीसिएशन। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज 3500
द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज 500। वैल्यू डेप्रिसिएशन की कितनी है 500, तो ये हमारे पास हो गया ₹3000। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ जो हमने सीखा वो ये, इफ सेल्स इज नॉट गिवन, the domestic sales are even not given, the exports are not even given, then an output and price is given, then the sales is calculated as by multiplying the price into output। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जहां पर हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। अब ये अलग तरीके का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपके पास दो अलग अलग फर्म्स हैं और उन फर्म्स का आपको वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात, वैल्यू एडेड क्या है? वैल्यू एडेड इज नथिंग बट GVAMP इटसेल्फ। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम दोनों फर्म्स का GVAMP अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो GVAMP ऑफ फर्म ए, सबसे पहले आप फर्म ए का निकालेंगे। तो फर्म ए के लिए GVAMP ऑफ फर्म ए इज वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए। जैसा हमने पहले किया था, सेक्टर्स हैं तो सेक्टर का नाम लिखेंगे और फर्म्स है तो फर्म का, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म ए। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए इज इक्वल्स टू अगेन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इट इज GVAMP इज इक्वल टू सेल्स, केवल हमें किसका लेना है, फर्म ए का, प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में आपके पास क्या सेल्स बाय फर्म ए गिवन है, इट इज ओनली डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए। यदि डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट्स को प्लस करना होगा। तो द टोटल सेल्स विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखेंगे फर्म ए का कितना है -20 एंड द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, हमने पहले भी किया, या तो आपको सीधा गिवन हो, नहीं होगा तो डोमेस्टिक परचेजेस एंड इंपोर्ट्स। सो हम देखेंगे फर्म ए ने अब्रॉड से परचेज किया तो ये उसका क्या हो गया, इंपोर्ट्स हो गए, इंपोर्ट्स ऑफ फर्म ए, फर्म ए के इंपोर्ट्स। इसके अलावा परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, फर्म ए फर्म बी से परचेज कर रहा है तो ये उसकी क्या हो गई, डोमेस्टिक परचेज हो गई। तो इसका मतलब है कि डोमेस्टिक परचेज दैट इज फ्रॉम फर्म बी प्लस इंपोर्ट्स। तो यहां पर अब हम इधर वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक सेल्स कितनी है 220 प्लस एक्सपोर्ट्स कितने के हैं फर्म ए के 60 के, प्लस -20 इज चेंज इन स्टॉक माइनस डोमेस्टिक परचेजेस किससे कर रहा है वो, फ्रॉम फर्म बी। फर्म ए किससे खरीद रही है, फर्म बी से खरीद रही है। फर्म बी से परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी इज ऑफ 100 प्लस इंपोर्ट्स कितने हैं, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज 60। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे 220 प्लस 60 इज 280 प्लस -20 माइनस 160। तो यहां से जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, 100 lakhs will be the GVAMP by firm A। ये किसका GVAMP हो गया, फर्म A का हो गया। सिमिलरली अब हम निकालेंगे GVAMP ऑफ फर्म B। सो फर्म B का GVAMP कैलकुलेट करेंगे, फर्म B GVAMP is equals to again value of output minus intermediate consumption
वैल्यू ऑफ आउटपुट इज जनरली इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक एंड दिस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम देखेंगे सेल्स गिवन है क्या। सेल्स बाय फर्म बी, फर्म बी ने सेल करा, इसका मतलब है कि उसकी टोटल सेल्स दी हुई है, चाहे वो डोमेस्टिक सेल्स है, चाहे वो इंटरनेशनल सेल्स है या एक्सपोर्ट्स है। तो द टोटल सेल्स इज 180 प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी इज 30 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। फर्म बी ने फर्म बी ए से परचेज किया, तो ये उसका क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। सो दिस इज 100। देखेंगे कि क्या कोई इंपोर्ट्स भी है फर्म बी के। फर्म बी के कोई इंपोर्ट्स गिवन नहीं है, तो यही इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा जो उन्होंने डोमेस्टिकली किया है। तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। द ब्रैकेट वाज नीडेड ओनली व्हेन देयर वर बोथ द परचेजेस डोमेस्टिक एज वेल एज द इंपोर्ट्स। नहीं है तो डायरेक्टली हम इसे कर लेंगे। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 110 lakh rupees. So this is the GVA-MP by फर्म बी। तो क्या ध्यान रखना है हमें, यदि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में अलग अलग फर्मों के से रिलेटेड, तो हम दोनों फर्मों का अलग अलग जीवीए कैलकुलेट करेंगे। यदि सेल्स कंप्लीटली गिवन है, सिंगल वर्ड सेल्स गिवन हुआ दिया हुआ है, in that case that will be the total sales including the exports and to the other firms. But if it is not given, then we have to add the value of exports. Exports की value हमें उसके अंदर add करनी पड़ेगी। Similar is the intermediate consumption. यदि intermediate consumption given है तो हम बाकी purchases को नहीं लेंगे। यदि इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं है तो डोमेस्टिकली परचेजेस विल बी एडेड विद द इंपोर्ट्स एंड देन विल बी गेटिंग द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So children, my effort is to give you different types of question under this method. इसी मेथड से अलग अलग क्वेश्चन कराने का मेरा एफर्ट है। अब और एक और अलग तरीके का क्वेश्चन हमने पिक किया है। नेट फैक्ट आपको कैलकुलेट करना है सेल्स। द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज गिवन, intermediate consumption is given, indirect taxes are given, depreciation and change in stock is given। तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो the values are given to you are the net value added at factor cost। so हम जानते हैं हमें सबसे पहले सेल्स को कैलकुलेट करना है, तो GVAMP is equals to sales plus change in stock माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट हमारे पास GVAMP नहीं है, हमें गिवन है NVAFC। मैंने आपको बताया था आउट ऑफ द गिवन एग्रीगेट वी कैन कैलकुलेट एनी ऑफ द एग्रीगेट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे दी GVAMP। तो जो एग्रीगेट हमें कैलकुलेट करना होगा, यहाँ हमने वर्किंग नोट बना लिया। जो हमें एग्रीगेट कैलकुलेट करना होता है वो इक्वल्स टू के दिस साइड and the given aggregate on this side। तो NVAFC is given to you। नेट से ग्रॉस, यदि नेट से ग्रॉस का कैलकुलेशन करना है तो डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देन फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस हो जाएंगे। द NVAFC इज 300, यू कैन सी। डेप्रीसिएशन इज 30, डेप्रीसिएशन आपको कितना दिया हुआ है 30, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। लेकिन क्योंकि केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कितने दिए हुए हैं 20 माइनस सब्सिडीज, द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज विल बी एज्यूम्ड एज 0। तो यहां से ही आपके पास कितना आ गया 350 will be the value of GVAMP।
MP। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड की आपके पास एट मार्केट प्राइस की वैल्यू आ जाती है 350। यहाँ पे चिल्ड्रन हमें थोड़ा रिवर्स लेने चलना है। हमें पता है GVAMP किसके इक्वल्स होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन क्योंकि GVAMP भी गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या गिवन है, NVFC। आउट ऑफ दिस एग्रीगेट वी कैन इजीली कैलकुलेट द GVAMP बाय मेकिंग द एडजस्टमेंट्स। अब आप वैल्यू रख दीजिए। GVAMP वी हैव कैलकुलेटेड 350, सेल्स नहीं गिवन है, कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक इज -50 एंड द इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 200। तो यहाँ पर 350 सेल्स तो है नहीं हमारे पास, प्लस दिस इज -250। द वैल्यू ऑफ सेल्स विल बी इक्वल टू 350 प्लस 250, दैट इज 600 lakhs। तो दिस इज ₹600 lakhs विल बी द टोटल सेल्स। तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस तरीके के भी आ सकते हैं जहां पर आपको या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है या फिर सेल्स को कैलकुलेट करना है। यू मे हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो this question you are looking at the board, it is value of output। यहाँ पर आपको calculate करना, so you can just see on the board that calculate value of output। NVFC is given to you, intermediate consumption, excise duty, subsidy and depreciation। तो हम जानते हैं कि value of output में वैल्यू एडेड नहीं निकालनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, दिस इज GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट तो कैलकुलेट करनी है और GVAMP हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, बट वी आर गिवन विथ एन एग्रीगेट NVAFC। तो सबसे पहले हम यहाँ एज अ वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे किसे, GVAMP को। द गिवन एग्रीगेट इज NVAFC। नेट से ग्रॉस, नेट टू ग्रॉस, दिस इज एड डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस नेट इंडायरेक्ट taxes, and net indirect taxes are indirect taxes minus subsidies. So NVAFC is 100 plus depreciation, the depreciation is given to you 10 plus NIT। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है। दी एक्साइज ड्यूटी, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, GST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय या टैक्सेस पर लगने वाला प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन पे लगने वाले टैक्सेस, वो सभी क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो एक्साइज ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, indirect tax is 20 and subsidy is 5. So 20 minus 5, this results into 125 lakhs। अब हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, GVAMP की। तो GVAMP is 125। The value of output has to be calculated minus intermediate consumption is 75. So the value of output is equal to 125 plus 75 resulting into 200 lakh rupees. So this is the calculation of GVA, value of output out of NVAFC. So children, you will be having, most probably we have done every type of question here, so you may have a screenshot of this. So students, आज हमने किया कि हम किस तरीके से दिए हुए कंपोनेंट से वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं या अलग अलग एग्रीगेट्स हैं उन्हें कैलकुलेट करते हैं।
एट टाइम्स बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन थ्योरी में वैल्यू एडिट मेथड से आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड व्हाट आर द मेजर्स और द मेथड्स टू रिमूव दिस। दैट मीन्स डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या है और उसे रिमूव करने के लिए क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। सो द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज counting the value of the produced goods more than once in the measurement of national income। यानी कि नेशनल इनकम को मेजर करते समय किसी भी कमोडिटी की वैल्यू या जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसकी वैल्यू को एक से ज़्यादा बार नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड करना, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दैट मीन्स इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मोर देन वंस is known as the problem of double counting। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Let the value of output produced by a farmer is ₹5। That is the value of output, हम ले रहे हैं value of output, हमने हर स्टेज का लिया। फार्मर का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो है ₹5 का, एंड ही सेल्स इट टू अ फ्लोर मिल, फिर ये इसे फ्लोर मिल को बेच देता है, एंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फ्लोर मिल इज ₹10। दैट मीन्स अब वो किसको सेल आउट कर रहा है, फ्लोर मिल को, एंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फ्लोर मिल इज ₹10। नाउ द फ्लोर मिल सेल्स इट टू अ बेकर, द वैल्यू ऑफ आउटपुट टू बेकर टू बेक ब्रेड। अब जब बेकर ने उससे ब्रेड बनाया तो उसकी वैल्यू कितनी है, ₹15, एंड द बेकर सेल्स इट टू फाइनल कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर के लिए जो वैल्यू आ रही है वो इसकी कितनी आ रही है, एट ₹17। ₹17 इसकी वैल्यू आ रही है। यदि हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड करें, इफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय ईच स्टेज, हर स्टेज पर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है उसको यदि हम टोटल करें तो द आंसर रिजल्ट्स इनटू 47। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल इनकम में जो ये प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू द नेशनल इनकम रिजल्ट्स इनटू ₹47? यस, द आंसर इज दिस कि इस मेथड के थ्रू जो नेशनल इनकम है वो ₹47 है। बट इज इट करेक्ट, क्या ये सही है? द आंसर इज नो, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फार्मर ने जब फ्लोर मिल को बेचा और फ्लोर मिल का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आया वो आया 10, लेकिन वो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर रहा है वो कितने का कर रहा है, ₹5 का, जो कि हमने इस स्टेज में ऑलरेडी क्या कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था। सिमिलरली बेकर ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया कितने का, 10 का, तो ये तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इंक्लूड कर चुके हैं। तो जिस वैल्यू को हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, यदि हम उसे वापस इंक्लूड करेंगे देयर विल बी एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है या जो एक्चुअल आउटपुट है उन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि द आउटपुट प्रोड्यूस्ड विल बी लेस बट द नेशनल इनकम विल बी मोर, सिंस द वैल्यू ऑफ आउटपुट हैड बीन इंक्लूडेड मोर देन वंस, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो मोर देन वंस इंक्लूड की गई है। सो हाउ कैन वी रिमूव दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? देयर आर 2 ways टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के 2 मेथड्स हैं। सो दिस फर्स्ट मेथड टू रिमूव दिस प्रॉब्लम इज the final output method. So the first method, method 1 to remove the problem is final output method. तो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है फाइनल आउटपुट मेथड। अब फाइनल आउटपुट मेथड क्या है? फाइनल आउटपुट मेथड इज द वैल्यू of the commodity that had crossed the boundary line and is ready to be consumed by its final users। यानी कि फाइनल आउटपुट वो है जो कि अपने कंज्यूमर्स जिसे कंज्यूम करने के लिए तैयार है, या द कमोडिटी दैट इज रेडी टू बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड हैड क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन। तो ऐसे केसेस में
ऐसे केसेस में जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम वैल्यू लेंगे वो कौन सी लेंगे? दैट इज द वैल्यू दैट हैड बीन चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर। सो फाइनल कंज्यूमर से जो वैल्यू ली गई है वो कितनी है? ₹17। सो अकॉर्डिंग टू फाइनल आउटपुट मेथड द नेशनल इनकम विल बी ऑफ ₹17, यानी कि ये कितने की होगी? 17 की होगी। फिर से देखेंगे फाइनल आउटपुट मेथड के अकॉर्डिंग, और या हम कहें कि फाइनल आउटपुट हम किसे कहते हैं? द फाइनल आउटपुट इज द आउटपुट दैट हैड क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट इज रेडी टू बी यूज्ड बाय इट्स फाइनल यूजर, यानी कि अपने फाइनल यूजर्स के द्वारा कंज्यूम किए जाने के लिए तैयार है, यूज किए जाने के लिए तैयार है। इन दैट केस द फाइनल आउटपुट मेथड takes into the account the value of the commodity that had been taken from the final users, और final user यानी कि final consumer से कितनी रुपीस की वैल्यू ली गई है? ₹17। so according to this method ₹17 will be the value that will be included in the national income। ये वो वैल्यू होगी जिसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। सो सबसे पहला मेथड आता है द फाइनल आउटपुट मेथड। द सेकेंड मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड। जो सेकेंड मेथड आता है वो आता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, मेथड 2 is value added method। हम जानते हैं कि वैल्यू एडेड किसी भी फर्म की कैलकुलेट करनी हो, टू कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म द फॉर्मूला वी अप्लाई इज वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय ईच फर्म, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए हम हर फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट में से उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन को डिडक्ट कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, यहां एक टेबल बना लेते हैं। Supposingly, here we have the producers or the production stages. Then we have the output, क्या क्या output produce हुआ. Then we have the value of this is the value of output to be produced, है ना. ये हमारे पास output हुआ, फिर value of output कितना का produce हुआ. Then the intermediate consumption and then it is the value added. Value added is equal to, value added किसके equal होगा, value of output VO लिख रही हूँ, value of output minus intermediate consumption, IC से denote कर रही हूँ. So value added is equal to value of output माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब सपोजिंगली सबसे पहला प्रोड्यूसर हमारे पास कौन है, फार्मर. फार्मर ने क्या प्रोड्यूस किया, वीट प्रोड्यूस किया. एंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट टू द फार्मर इज ₹5. जो उसके वैल्यू ऑफ आउटपुट थी, द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फार्मर इज ₹5. तो कितने का है, ₹5 का है. अब ऐसे में क्या उसने कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया, हम एज्यूम कर लेते हैं यहां उसका कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है. तो वैल्यू एडेड बाय द फार्मर इज 5 माइनस 0 इज 5. तो उसकी वैल्यू एडेड कितनी हो गई, 5 माइनस 0 5. अब सेकंड वो किसको सेल आउट करता है, ही सेल्स द प्रोडक्ट टू दी फ्लोर मिल. किसको बेच रहा है, फ्लोर मिल को हम देख रहे हैं. एंड ही सेल्स इट टू फ्लोर मिल. फ्लोर मिल का जो आउटपुट है वो क्या है, फ्लोर है, राइट. एंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द फ्लोर मिल इज ₹10. उसकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितनी है, ₹10 की है. लेकिन क्योंकि ये किसने सेल आउट किया है, फार्मर ने फ्लोर मिल को सेल आउट किया है, तो फ्लोर मिल का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो कितने का है,
5 का। ₹5 विल बी द इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द फ्लोर मिल। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फ्लोर मिल 10 minus 5 resulting into 5, 10 minus 5 resulting into 5। फिर फ्लोर मिल ने किसको सेल आउट किया? द फ्लोर मिल सेल्स इट टू बेकर, यानी कि अब थर्ड स्टेज में कौन आ जाएगा? बेकर। बेकर ने इससे क्या बनाया? ब्रेड। एंड ब्रेड, द वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेड फॉर द बेकर इज ₹15। क्योंकि फ्लोर मिल ओनर ने इसको सेल आउट किया था टू द बेकर, तो वो कितने का सेल आउट हुआ था? ₹10 का। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द बेकर इज ₹10। 15 minus 10 is again 5. That means the value added by the baker is ₹5. Now for the consumer, कंज्यूमर के लिए आउटपुट क्या है? ब्रेड, which he gets at ₹17, यानी कि वो उसको कितने का मिल रहा है? 17 का, जबकि एक्चुअल जो वैल्यू ब्रेड की थी वो कितने की थी? 15 की। तो दैट मीन्स एट दिस स्टेज ₹2 वॉज द वैल्यू एडेड। इस स्टेज पर जो वैल्यू एडेड है वो कितनी है? ₹2। तो ऐसे केसेस में वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम सभी फर्म्स की वैल्यू एडेड को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। हमने पहले भी किया था, वैल्यू एडेड में हम हर सेक्टर की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। याद होगा आपको, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। यहाँ हमारे पास सेक्टर नहीं है, बल्कि अलग अलग पार्टीज है या अलग अलग लोग हैं, फार्मर है, फ्लोर मिल ओनर है, बेकर है, कंज्यूमर्स है। तो अकॉर्डिंगली वी विल बी एडिंग द वैल्यू एडेड बाय दीज। सो दिस इज 17. So according to this again the national income will result into 17. तो फिर से हमारे पास कितनी आ रही है? 17। हालांकि हम देखेंगे दोनों मेथड से ही the national income, the actual national income in the current accounting year is ₹17। दोनों ही से हमारे पास जो national income current accounting year में आएगी वो कितनी आएगी? ₹17 की आएगी। और आप चाहें तो इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। The value of output year is 5, 10, 15, 17. The result is 47. The intermediate consumption year is 30. 47 minus 30 resulting into 17. So it is cross verified. इधर से देखेंगे तो भी total of value added कितना आ रहा है? 17 आ रहा है, and 47 minus 30 is 17. So this is the value added method, and we know the value added method is value of output minus intermediate consumption. Value of output में से जब हम intermediate consumption की values को deduct कर देते हैं. So this was the problem of double counting. At times you have a question of this also, so you will be writing in the same way that there are two methods: final output method, whereby the value of the output is taken, the final output is taken into the consideration which have crossed the boundary line of production and is ready for the to be used by its final users. And in case of value added method, the intermediate consumption will be deducted out of the value of output at each stage, and then the value added by each firm will be added so as to get the national income, although the answer will be same. हालांकि national income में दोनों से ही आंसर सेम आएगा. So children, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.